जब से म्यांमार के अंदर मार्शल लॉ लगा है, हम शायद वो पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने आपको ये न्यूज़ दी थी कि ये जो डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर पर, या ये जो कंडेमिनेशन हो रही है बांग्लादेश की जानिब से इस मिलिट्री टेक ओवर की, ये बिला वजह है। असल में ये मिलिट्री टेक ओवर बांग्लादेश के लिए बहुत ही बेहतरीन है, सेम उसी तरह जिस तरह चीन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है, और इंडिया के लिए ये मिलिट्री टेक ओवर बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिहाजा बांग्लादेश को इंडिया के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए और इसको कंडेम नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मामले में चीन का साथ देना चाहिए और चीन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ म्यांमार में फ़ौज ने आने वाले कई साल अब रहना है और बांग्लादेश को रोहिंग्या का इशू वहाँ की फ़ौज से ही हल करवाना है। इसलिए बांग्लादेश का एक अहम तरीन काम वहाँ की फ़ौज में अटका हुआ है, जबकि इंडिया का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह चीन को काउंटर किया जाए म्यांमार के अंदर। इस मिलिट्री टेक ओवर के साथ साथ आंग सान सूकी साहिबा का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी ख़त्म हो चुका है, और बहुत से लोगों ने हमारी इस बात से डिसएग्री किया था कि म्यांमार की फ़ौज बांग्लादेश के लिए बेहतर कैसे हो सकती है। बल्कि इंडियन लॉबीज और प्रो इंडिया जो डिफेंस एनालिस्ट मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, जिन्होंने हमेशा इंडिया का नैरेटिव भी फैलाया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर भी चीन को कोसना शुरू कर दिया कि ये मार्शल लॉ तो उन्होंने लगवाया हुआ है, और चीन को बैलेंस करने के लिए बांग्लादेश को इंडिया के साथ अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत करना चाहिए। इस किस्म के इलॉजिकल दलाइल इन हजरात की जानिब से दिए जाने लगे। हम इन सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट के नाम नहीं लेना चाह रहे। यहाँ पर फेसबुक पे इनके पेजेस भी मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, और आप सर्च कर लीजिएगा इनके पेजेस पर। एक निशानी दे देते हैं कि अक्सर दिन में 1 या 2 मरतबा ये एंटी पाकिस्तान कंटेंट ज़रूर शामिल कर रहे होते हैं अपने पेजेस पे, और इंडिया को एज अ मसीहा या एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड बता रहे होते हैं। तो ये इन सब डिफेंस एनालिस्ट में बात कॉमन होती है कि इंडिया उनका मंजूर नज़र होता है। बहरहाल अब हमारी कही हुई बात ऑफिशियली दुरुस्त साबित हो चुकी है। देखिए, हमने कहा था कि अब बांग्लादेश से ज़्यादा चीन और म्यांमार को जल्दी है कि रोहिंग्या का मसला हल हो जाए, इसलिए आने वाले दिनों में आपको म्यांमार की फ़ौज का एक सॉफ्ट पहलू नज़र आएगा रोहिंग्या के मामले में। और अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि म्यांमार ने बांग्लादेश को ये लिखा है लेटर कि हमने मार्शल लॉ इसलिए लगाया कि 1 करोड़ से ज़्यादा जाली वोट्स के ज़रिए आंग सान सूकी साहिबा को जितवाया गया था इलेक्शन में। अब देखेंगे बांग्लादेश को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि देखें, आप घबराएं नहीं, हम जो फौजी रूल लेकर आए हैं ये इसलिए नहीं लेकर आए कि कोई हमारा आपके साथ भिड़ने का इरादा है, बल्कि हमने इसलिए ये फौजी रूल लेकर आए हैं वहाँ पर क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा जाली वोट के ज़रिए आंग सान सूकी साहिबा को इलेक्शन में जितवाया गया था। अच्छा, अब आपको याद होगा कि यही बात हमने भी की थी कि इंडिया के ज़रिए अमेरिका म्यांमार में अपना सेटअप इसलिए लाना चाह रहा था ताकि चीन की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर इसको ज़ाया किया जाए और म्यांमार चीन कॉरिडोर को ख़त्म करके चीन को एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ मलाका पे डिपेंडेंट कर दिया जाए, जहां इंडिया और अमेरिका के जहाज़ पहले से ही तैयार खड़े हैं। और स्ट्रेट ऑफ मलाका वो एरिया है जहां पर चीन को अमेरिका समझता है कि उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है, और इसको स्किप करने के लिए, इस स्ट्रेट ऑफ मलाका को स्किप करने के लिए चीन ने म्यांमार के अंदर वहाँ के पोर्ट्स को भी यूज़ करना शुरू किया है और वहाँ से कॉरिडोर बना रहा है अपने यूनान प्रोविंस तक। तो ये असल में बड़ा गेम है। सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इसको नज़र में रख के अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और यही बात फिर म्यांमार के फ़ौज ने भी की हुई है इस ख़त के ज़रिए जो कि उन्होंने बांग्लादेश को भेजा है कि असल में वहाँ पर जाली वोट्स के ज़रिए हुकूमत बनाई गई है नवंबर 2020 वाले इलेक्शंस में। और इस इलेक्शन जब हुई थी तो सबसे पहले मोदी साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था आंग सान सूकी को। अच्छा, कल के एपिसोड में हमने आपको ये बताया था कि मार्शल लॉ लगने के कुछ ही दिन के बाद म्यांमार के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को रखाइन स्टेट, जो कि रोहिंग्या लोगों का एरिया है, वहाँ की मस्जिदों में खाना और राशन बांटता हुआ दिखाया गया है। म्यांमार की लोकल मीडिया में ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आलमी मीडिया की एक्सेस मार्शल लॉ की वजह से थोड़ी सी कम है इन इलाकों में। तो ये खबरें लोकल मीडिया में और जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ब्रेक की हुई हैं कि वहाँ की फ़ौज रोहिंग्या मुसलमानों की जो मस्जिद हैं उसमें नज़र आई है। बल्कि एक मस्जिद के लिए तो म्यांमार की फ़ौज ने चंदा भी दिया हुआ है। ये भी न्यूज़ म्यांमार की लोकल मीडिया में रिपोर्ट हुई है। इस पे कुछ दोस्तों ने हमसे ये पूछा था कल कि इस न्यूज़ का सोर्स बताएं। इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा हुआ है कि द न्यू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन म्यांमार हैज रीच्ड आउट टू द रोहिंग्याज इन रखाइन स्टेट। और उन्होंने ये भी कहा है कि म्यांमार की मिलिट्री ने ये डिज़ायर शो की है कि रखाइन स्टेट में हम जल्द ही नॉर्मलसी लाना चाह रहे हैं। इस खबर को बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहकर अप्रिशिएट किया है कि दीज आर गुड न्यूज़ एंड इट्स अ गुड बिगिनिंग।
यानी AK अब्दुल मोमिन साहब ने इस मार्शल लॉ के बाद कहा है कि इट्स अ गुड बिगिनिंग। अब यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो गई कि बांग्लादेश के अंदर वो फोर्सेस जिन्होंने इस मार्शल लॉ को कंडेम करवाया था, ये वही फोर्सेस हैं जो कि इंडिया की फेवर के लिए काम कर रही होती हैं। और एक बहुत बड़ा माइंडसेट ऐसा है बांग्लादेश के अंदर कि जो ये समझता है कि इंडिया के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। देखिए 2017 से लेकर बांग्लादेश इंडिया को ये कहता रहा कि म्यांमार का मसला हल करवा के दें, और इंडिया सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति खेलता रहा है और उन्होंने ये मसला हल नहीं करवाया। लेकिन चीन ने ये मसला हल करवाया हुआ है। हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि दरअसल रोहिंग्या वाला जो इशू है ये एक्चुअली हल हो चुका है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अब ये तय होना बाकी है कि ये जो वापसी का मरहला है ये कब स्टार्ट होगा। यानी इस बात पर म्यांमार एग्री कर चुका है कि हम रोहिंग्या को वापस लेंगे, लेकिन अब ये वापसी का जो प्रोसेस है ये कब शुरू होगा, असल मुद्दा ये है जिस पे अब बात होनी है। अच्छा, अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये टेबल्स कैसे टर्न हुई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि म्यांमार को होश आ गया है या उसकी अकल ठिकाने आ गई है और वो रोहिंग्या को वापस लेने जा रहा है और वहाँ पर रखाइन स्टेटमेंट नॉर्मल सी क्रिएट करने की बातें कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और ये कहावत रोहिंग्या मुसलमानों पे बिल्कुल सही साबित हो रही है। आलमी ताकतों की लड़ाई के बीच ये रोहिंग्या मुसलमान इतने टाइम तक पिसते रहे। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनके ही इलाकों से गुजर रहा था, जिसको डिस्टेबलाइज करने के लिए वेस्टर्न पावर्स ने ये सारा खेल रचाया वहाँ पर, क्योंकि ये वीक पॉइंट रहा है म्यांमार का। ये मसला पहले से ही कई डेकेड्स से सीरियस था और इसको बस थोड़ी सी और हवा दे दी गई, और 2017 में जो दंगे फसाद हुए उसके बाद ये जुल्म वहाँ पर शुरू हुआ। अब हुआ ये है कि जब इंडिया और अमेरिका की जानिब से म्यांमार की फौज, जो कि चीन के करीब रही है हिस्टोरिकली, इसका पावर कम करके डेमोक्रेटिक हुकूमत, जो कि अमेरिका और इंडिया अपनी ही लगाने जा रहे थे, इसको पूरा अख्तियार और पावर्स देने का गेम प्लान इस पे अमल शुरू हो गया। तो वहाँ की फौज, जिसका जैसे कि हमने कहा कि हिस्टोरिकली होल्ड रहा है वहाँ की हुकूमत पर, उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई और उन्होंने देखा कि अब तो अमेरिका और इंडिया खुल के जो है वहाँ की डेमोक्रेटिक जो सरकारें होती हैं इनके पीछे पड़ गए और मुकम्मल सपोर्ट इनको कर रहे हैं, तो इससे हमारा अख्तियार आगे चलकर कम हो जाएगा, हमारा पावर कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की जो फौज है इन्होंने काफ़ी मुज़ाकरात किए आंग सान सूकी साहिबा से कि ऐसा नहीं चलेगा, इसका हल निकालें, कोई पावर शेयरिंग का कोई सिस्टम बनाएं। लेकिन अमेरिका को वहाँ पर चीन से निमटने के लिए मजबूत सरकार चाहिए थी और आंग सान सूकी साहिबा के पास भरपूर नंबर मौजूद थे। तो इसको फिर काउंटर करने के लिए वहाँ की मिलिट्री के पास सवाए मार्शल लॉ के और कोई रास्ता मौजूद नहीं था। यानी ये अमेरिका और चीन की गेम का एंड रिजल्ट हुआ है वहाँ पर, ये जो मार्शल लॉ लगा है। और चूंकि वहाँ की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमत अमेरिका और इंडिया की आशीर्वाद से ही लाई जा रही थी, लिहाजा चीन को भी इस मार्शल लॉ को सपोर्ट करना पड़ा। अब इस मार्शल लॉ के बाद बाइडन ने जो अपनी पहली तकरीर की है उसमें म्यांमार के मार्शल लॉ और म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस की उन्होंने बात की है जो बाइडन ने। तो ये मार्शल लॉ की वजह से सैंक्शंस तो लगेंगे ही, लेकिन साथ ही म्यांमार की मिलिट्री को यह भी इल्म है कि अब रोहिंग्या का मामला अमेरिका पूरी ताकत के साथ म्यांमार की फौज के खिलाफ उठाने जा रहा है कि एक तो ये फौजी डेमोक्रेसी उड़ा रहे हैं और ऊपर से सीरियस किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशन में भी मुलविस हैं। इस तरह का एक केस म्यांमार की फौज के खिलाफ अमेरिका उठाने जा रहा है। लिहाजा कम से कम रोहिंग्या का मसला हल करने के लिए वहाँ की मिलिट्री के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है और चीन का भी दबाव है, और आने वाले दिनों में ये प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर। तो इस मामले को लिंगर ऑन करने का या ड्रैग करने का किसी को फ़ायदा नहीं है, म्यांमार को भी फ़ायदा नहीं है और चीन को भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए आजकल म्यांमार की फ़ौज का रोहिंग्या को लेकर स्टांस थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, म्यांमार के इस मार्शल लॉ पर अमेरिका तो बोलता रहेगा लेकिन इंडिया खामोश रहेगा, ये भी हम आपको बता दें। पहले से ही न्यूज़ दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो खामोश रहेगा। कंडेम कर दिया इंडिया ने, बस अब इससे आगे नहीं। आपको इससे ज़्यादा बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे इंडियन डिप्लोमेट्स म्यांमार की फ़ौज के खिलाफ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स। ये 7 रासतें गहरी वाबस्तगी रखती हैं म्यांमार के साथ। इनका एक लंबा बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, और इंडिया को हमेशा ये फिक्र लाक रहती है और इंडिया ये इल्ज़ाम भी लगाता रहा है कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं इनके सारे जो लीडर्स हैं, तकरीबन सारी 7 रियासतों के, आसाम समेत,
इनके जो लीडर्स हैं ये भागकर छुप जाते हैं म्यांमार में, और इनको चीनी फौजी जो हैं वो खुलेआम मिल रहे होते हैं म्यांमार के अंदर, म्यांमार के जंगलों में, खास तौर पर इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर। और इनको असला भी चीन दे रहा होता है, पैसे भी दे रहा होता है। इंडिया ऐसा कई बार इल्ज़ाम लगा चुका है। तो इंडिया को मालूम है कि जितना उसके रिलेशंस ख़राब होंगे म्यांमार के साथ, तो सेवन सिस्टर स्टेट्स के अंदर जो पहले से ही अलग पसंद तहरीकें चल रही हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। यानी जितना इंडिया म्यांमार रिलेशंस ख़राब होंगे उतने ही ज़्यादा तहरीकें तेज़ होंगी इंडिया के अंदर। इसलिए इंडिया भी हट जा बाबू बोल के आपको साइड में खड़ा हुआ कहीं कोने में नजर आएगा चुपचाप इस मार्शल लॉ पे। मतलब म्यांमार की मिलिट्री से अब ख़राब रिलेशंस के बावजूद इंडिया चुप ही रहेगा। यानी इंडिया की हालत इस वक्त 1970s और 80s में उस पाकिस्तानी गाने की तरह है कि इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ अल्लाह, चुप रह भी नहीं सकते। मतलब कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं मोदी साहब एंड कंपनी, आंग सान सूकी के लिए और अपनी डूबी हुई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो उन्होंने आंग सान सूकी के ऊपर की हुई थी, लेकिन कह नहीं सकते। कुछ कहेंगे तो रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे म्यांमार की मिलिट्री के साथ, और म्यांमार की मिलिट्री के साथ रिलेशंस ख़राब होंगे तो सेवन सिस्टर स्टेट्स में हालात ख़राब होंगे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। बहरहाल अब म्यांमार की फ़ौज के इस लव लेटर के बाद बांग्लादेश को एक बड़ा सिग्नल मिला है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का, और रोहिंग्या की वापसी का ये मामला अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए एक सुनहरी मौका बांग्लादेश के पास आ चुका है। अब उम्मीद है कि बांग्लादेश के जो डिप्लोमेट्स हैं और बांग्लादेश की सरकार जो है वो इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएगी और रोहिंग्या की जल्द से जल्द वापसी मुमकिन हो पाएगी।